गुड मॉर्निंग। आज आपको पहले में बताकर गया था क्या? कौन से सर के बारे में बताकर गया था? आखिर आपने वो चेहरा अपने सामने देख ही लिया है। बिहार जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, उस जन्मभूमि में जन्म लेकर पूरे भारत में अपना एक परचम फहराया मैथ मस्ती के नाम से, और वर्तमान में पहली बार ही एक चुनाव लड़ा और उसके मुखिया पद पर सुशोभित रहे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इन्होंने अपने आप को बुलंद किया, अपने आप को बुलंद किया और ये कहा कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, और वो करके दिखाया। वह शख्सियत हमारे बीच है। एक बार जोरदार स्वागत विपिन सर का हमारे बीच। नाम की बात करनी होती है, लेकिन मैं फिर कह देता हूं, हंसमुख स्वभाव के हैं, सरल है, सबसे मिलनसार है और एक गाने के साथ अपने हर एक वीडियो को शुरुआत करते हैं। शायराना अंदाज से ज्यादा इनका एक सॉन्ग जो भी अच्छा लगे आपको, क्या दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, मतलब हर एक गीत वो आप इनसे सुनेंगे और अपने बीच लगभग 20 से 40 मिनट के बीच यहाँ रहेंगे। मैथ और रीजनिंग कैसे सीखी जा सकती है, कैसे उंगलियों पर याद कर सकते हैं, वो आप तरीका सीखे, इसीलिए अपने एक साथ बैठे। सर यहाँ हमारा एक फैमिली बैच है और एक हमारा न्यू बैच है, ठीक है। और राजस्थान के जो परिपाटी रही है, पधारो हमारे देश, मेहमान का हम स्वागत करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं सर का एक बार साफा पहनाकर स्वागत करूं। तो अब मैं माइक देता हूं सर को ही। कहां से शुरू होना चाहिए? कि हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आशु सर का और यहाँ पर बैठे तमाम छात्रों का कि आपने मुझे ये प्यार दिया और ये अपनी राजस्थान की पगड़ी पहना के हमारा मान सम्मान को और बढ़ाया। इसके लिए तहे दिल से हम सदा आभारी रहेंगे आपके हमेशा। और आशु सर ने बताया कि एक हमारा इसमें फैमिली बैच है और एक कोई न्यू बैच है। अच्छा, फैमिली बैच मतलब पारिवारिक बैच, और माहौल पूरा पारिवारिक हो चुका है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो सहरा मेरे सिर पर अभी बंधा है, एक सहरा आपके सिर पर बंधने वाला है, वो नौकरी के बाद बंधेगा। अब आप कहोगे कि ये तेरा है तेरा रहेगा इस हबीब का दिल, न तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल। तो थोड़ा पगड़ी को मैं संभाल के रख देता हूं। अच्छा, ये सब गाने जो होते हैं ना, ये गरीब विद्यार्थी सब के मतलब बेरोजगार युवक के लिए ये सब गाना होता है, वो बाद में गाता है। तेरा है तेरा रहेगा ये हबीब का दिल, ना तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल, है ना। ये सब गरीब प्रेमी सब के लिए होता है। आपके यहाँ तो अलग अलग ये लैम्बोर्गिनी वाला गाना कौन कौन चलता है इधर? वो पहले जमाना था जब कहते थे, पहले के प्रेमिका गाती थी कि पहला पहला प्यार है, आई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। लेकिन अब गया जमाना, अब आ गया है कि दूसरा तीसरा प्यार है, आई बहार है, आजा मेरे साजना न तो चौथा तैयार है। तो वो वाला समय गया, इसलिए आपको तैयार रहना है एनी टाइम। और नहीं तो भाई आप नौकरी के चक्कर में लंबा समय अगर बिताओगे तो फिर लंबा समय किसी के पास है नहीं, सब चीज के लिए समय फिक्स है ना। तो चलिए आज हम थोड़ा देर में फिर यहाँ से निकल ही जाएंगे, क्योंकि मुझे 3 दिन का समय मिला था
मैं बिहार से आया हूं, यहां से हरियाणा और हरियाणा से कल वापस बिहार। तो लगभग 30 से 40 मिनट मेरे पास वक्त है जो आपके साथ गुजारूंगा आज। और गुजारना चाहते हैं हमारे साथ पक्का? तो बाकी चीजें होते रहेगी बीच बीच में। मैं चाहता हूं कि मैं आपको गणित सीखने का कुछ ललक पैदा करूं, कुछ जिज्ञासा पैदा करूं कि आपको गणित सीखना कैसे है और तरीका क्या है हमें पढ़ने का। जैसे देखिए, पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई लोग करता नहीं है। सब जगह जितनी भीड़ यहाँ कोचिंग में है, ऐसी भीड़ राजस्थान यानी जयपुर के अंदर भी और सारे कोचिंग संस्थान में भी होगी। यहां से आप पटना चले जाइए तो आप तो बेंच डेस्क पे बैठे हैं, हमारे क्लास में देखिएगा नीचे बच्चे बैठे होते हैं। बेंच डेस्क के बाद जगह नहीं मिलती उनको बैठने के, तो नीचे बैठते हैं, नीचे ऐसे ही, ये पूरा रास्ता में ऐसे ही बैठते हैं नीचे फर्श पे। तो कहने का मतलब पढ़ाई पूरा देश कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। जितने बच्चे आज यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि नौकरी सबको नहीं होने वाला है, ये बात भी पक्का है। अगर ये सच्चाई अगर मैं नहीं बताऊं तो क्या दिक्कत है, लेकिन ये सच्चाई ही सो आप मान लीजिए कि जितने भी लोग तैयारी करते हैं जॉब सबको नहीं होता, सरकारी नौकरी में सब नहीं लगते हैं। इसका रीजन एक है, अगर केवल शिक्षक के पढ़ाने से वो जॉब में लगते हैं, उसके पढ़ाए हुए, सोचिए एक बैच में अगर 1000 स्टूडेंट है, 1000 में से 10 बच्चे जॉब में लगते हैं, 990 नहीं लगते हैं, तो उसी के पढ़ाने से नहीं लगते हैं। अगर 10 बच्चे के सफल होने का श्रेय एक शिक्षक को जाता है तो 990 के फेल होने का भी श्रेय उसी को जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि एक ही टीचर ने सबको पढ़ाया, 10 सफल हुए, 990 फेल हो गए? इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर भी कुछ टेक्निक होता है कि हम चीजों को सीखते कैसे हैं। शिक्षक जो बात बोलता है सबके लिए, उस बैच के सभी विद्यार्थी के लिए एक ही बात होता है। एक सवाल का जो आंसर बताएगा, जो तरीका बताएगा, जो उसका सॉल्यूशन बताएगा, वो सॉल्यूशन तमाम छात्रों के लिए होता है। पर छात्र फिर उसे कितना याद, कौन कितना रखता है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना। सबके अपने अपने तरीके होते हैं कि उस बात को कोई 4 दिन तक याद रखता है, कोई 14 दिन याद रखेगा, कोई साल भर याद रखेगा, कोई अभी सुना कहा कि ऐसी बोल रहा था, चलो बात खत्म। सब आ रहा था इसलिए हम भी आ रहे थे, सबने क्लास ज्वाइन किया था इसलिए हमने कर लिया था। तो कुछ लोग इसलिए सिर्फ आते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए सफलता में कुछ ही लोग चुने जाते हैं, सफल होने के लिए कुछ ही लोग चुने जाते हैं, क्योंकि तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ तरीका आपके पास पढ़ने का होना चाहिए, ऐसा टेक्निक की चीजों को लगातार लंबे समय तक याद रखें। सबसे ज्यादा विद्यार्थी के अंदर भूलने की समस्या होती है कि नहीं? जितने भी चीज पढ़ते हैं जल्दी जल्दी आप भूलते होंगे, बड़ी तेजी से भूलते हैं। आज आप पढ़ के गए, 5 दिन पहले जो पढ़े थे उसमें से लगभग मुझे लगता है 70-80% गायब हो गया आपके दिमाग से। शिक्षक ने जितनी चीजें यहां बताई, ऐसा होता है क्या? तो एक बात समझने की चीज है, क्या हमारा मेमोरी कैपेसिटी कमजोर है? क्या ऐसा है? ये गौर करने की चीजें हैं। अगर ऐसा है तो सोचिए, जो बचपन की कुछ चीजें जो आपको पढ़ाया गया था वो आज भी याद है। जैसे अ आ ई पढ़े थे ना? पढ़े थे कि नहीं? अ पढ़े थे, आ पढ़े थे, याद है आज तक कि नहीं? ABCD याद है कि नहीं? क्या ऐसा नहीं है कि ये चीजें उस टाइम आसान था आपके लिए, ये उस टाइम भी हार्ड रहा होगा? अगर भरोसा नहीं है तो आज अपने घर पे जाइए, एक छोटा बच्चा को पढ़ा के उसे दिखाइए और उसे सिखाइए। एक बार में और नहीं लिखेगा सही से, 2 बार में भी नहीं लिखेगा, 3 बार में भी नहीं लिखेगा, और लिख भी ले तो कल भूल जाएगा। ये बात भी पक्का है, गलती करेगा। हम लोग भी खूब गलती किए होंगे, लेकिन वो बचपन की चीजें आज तक हमें याद है, और आज जो 4 दिन 5 दिन पहले पढ़े वो भूल जाते हैं। 20 साल पहले, 15 साल पहले, 18 साल पहले की चीजें आज तक याद है, और 5 दिन पहले की चीज भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि मेमोरी कैपेसिटी कमजोर नहीं है। उस समय की बात भी भूल जाते। कुछ बात ऐसे होता है कि कभी दोस्तों से झगड़ा हुआ, और मान लो आप यहां से अभी निकले हो, क्लास में बैठा हुआ एक बच्चा तुमको गाली देके चला गया, और तुम टेंशन में हो, हमको गाली कैसे दिया, क्यों दिया हमको गाली, हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं था। यह बात आपके माइंड में बार बार रीड करेगा, और हो सकता है उसे आप ना भूलो, अपने टीचर से शिकायत करो, कल सोचो अपने दोस्तों से बताओ कि हमको गाली दिया है, बदला लेंगे, ओकरा बाहर निकलेगा तब कूट देंगे उसको, है ना? तो पूरी प्लान करते रहते आप माइंड में। अब क्या होता है कि वो चीजें आप नहीं भूलते हैं, फिर क्लास से पढ़ के जाते हुई चीज क्यों भूल गए? इसका एक ही मतलब है कि हमने चीजों को अपने दिल और दिमाग में नहीं बिठाया जो पढ़ाई हो रहा था, और वो चीजें
मैंने अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया कि जो किसी ने मुझे गाली दिया, किसी ने मुझे कोई अपशब्द कह दिया, उसको हमने एकदम अपने दिल और दिमाग दोनों जगह छाप दिया। ऐसा ही होता है ना। तो कोई कोई चीज ऐसी है जो आपके दिल को लग जाए, आपके दिमाग को लग जाए, वो चीज आप नहीं भूलेंगे। लेकिन जिसे आप ऐसे ही चलते हैं कि भाई कोई मतलब है नहीं, अब पढ़ाई कर रहे हो, तुम सोच रहे हो पता नहीं इतना तो पढ़ रहे हैं, कौन चीज पूछेगा कौन चीज नहीं पूछेगा, इतना पढ़ने में से पता ना कौन एग्जाम में आएगा कौन नहीं आएगा, तो आप उसे हल्के में लेते रहते हैं। पता नहीं पढ़ रहे वो आएगा कि नहीं आएगा, कि दूसरे चीज आएगा। यही सब चीजें होने के कारण क्या होता है कि पढ़ाई को हम हल्के में लेते रहते हैं और इसके वजह से हम सब चीजें भूलते जाते हैं। मेमोरी कैपेसिटी अपने अनलिमिटेड अनलिमिटेड जीबी की है। जैसे ऐसा नहीं है कि आज कुछ नया बात सीखोगे तो पहले की बात भूल जाओगे इसके वजह से। ऐसा है क्या कि आज जो कुछ नया सीखेंगे इसके वजह से कोई दूसरा चीज पहले भूलना पड़ेगा तब ये सीखेंगे? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब कि अनलिमिटेड जीबी भी है अपने पास, ये कभी भरता नहीं है। हाँ, एक बात पक्का है, हमारा माइंड कभी सोता नहीं है। रात में सपने देखते हो, तुम कोई काम नहीं कर रहे तब भी कुछ सोच रहे हो। जैसे अभी फिर आप सोचना शुरू कर दिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार मेरे माइंड में आ रहा है। ये एक ऐसा प्रिंटर है, प्रिंटिंग मशीन जानते हो कि नहीं? ये ऐसा प्रिंटर है कि एनी टाइम छपाई करता है। अच्छी चीजें दोगे तो अच्छी चीजें छापेगा, और गलत चीज दिया तो गलत चीज छाप छाप के निकालते रहेगा, वो प्रिंट करते रहेगा। माइंड कभी सोता नहीं, एनी टाइम वर्क करता है। इसको लगाइए वर्क पे लगाइए जो आपको जरूरी है। और विद्यार्थी जीवन थोड़ा स्वार्थी जीवन होना चाहिए। स्वार्थी जीवन मतलब अपने फायदे की चीजें हैं तो भाई हम वहां उलझेंगे, नहीं है तो नहीं। कहीं बात करें फालतू का, आपको लग रहा है कि ये फालतू बात हो रहा है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, इग्नोर कर दो उन चीजों को। आप डायरेक्ट हमेशा अपने फायदे की बात सोचो कि कोई बात कर रहा है, चार लोग उसमें हम बैठे हैं, हमारे इसमें कुछ फायदे की बात है या नहीं है। अगर आपसे जुड़ा कोई फायदा नहीं, आप बात मत कीजिए। तो विद्यार्थी जीवन स्वार्थी जीवन होना चाहिए, यानी समय बहुत कम है अपने पास और कम समय में कुछ करना है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर पढ़ना है आपको, हमेशा के लिए यहां एडमिशन कराए हो कि लाइफ टाइम रहेंगे, बुढ़ापे तक यहां रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो लाइफ टाइम नहीं है। तो आइए अब हम कुछ बात करते हैं जो आपको, जैसे आपने अभी पढ़ा होगा, मान लो कि ये 20 है और ये 30 है, दो संख्या है ना। अगर मैं कहूं कि इनका औसत क्या होगा तो कोई भी बच्चा बता सकता है। इसका एवरेज यानी इसका औसत, मैथ में पढ़ना है आपको, पढ़ना है कि नहीं? औसत समझते हो कि नहीं? बताइए 20 और 30 का औसत क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। बस, बाप रे बाप, बिहार में तो ये सब छोटका बच्चा सब बता देता है कि ये सब कुछ नहीं, वहां के लिए मैथ ये सब कुछ नहीं है। सुनिए, 20 और 30 का औसत, औसत यानी एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि जितनी राशि है ना, ये कै गो राशि है? 2 गो राशि है, 2 राशि है ना। जितनी राशि है उसके योगफल में उतना से ही भाग देना है, औसत हो जाएगा। औसत का मतलब हुआ कि दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको औसत कहते हैं। जैसे ये कितनी राशि है, तो 2 राशि को जोड़िए और 2 से भाग लगाइए तो जो भागफल आएगा वही औसत होगा। तो बोलिए 20 और 30 कितना? 50 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा ना। तो एवरेज इसका 25 कहलाया। अगर मैं ये कह दूं कि जरा बताइए कि 10 है, 15 है, 5 है, 4 है, इनका औसत क्या होगा? तो सबको जोड़कर कितने से भाग दीजिएगा? जितनी राशि है उतना से भाग देंगे। ये राशि 1 2 3 4, मतलब मान लीजिए कि किसी परिवार में 4 लड़के, किसी के पास 10 टॉफी है, किसी के पास 15, किसी के पास 5 और किसी के पास 4, लेकिन ये सब चाहता है कि एवरेज में बांटना है। एवरेज में मतलब इसका ये मतलब है कि सबको बराबर बांट दो, तो कितनी कितनी हिस्सा आएगा? तो 10 15 और 5 जोड़ेंगे, ये 20 और 10 30 और 4 34 को भाग लगा देंगे कितना से? 4 से। अब 34 का आधा होता है 17, 4 का आधा होता है 2, 17 को 2 से भाग दिया 8.5, 8.5 पक्का ना? यानी 8.5 8.5 8.5 सभी में हिस्सा बट जाएगा अगर बराबर बांटते हैं तो। यही बात है ना।
तो एवरेज के लिए इसीलिए ना फॉर्मूला बताया जाता है कि एवरेज बराबर होता है योग बटा एन। किताबों में लिखा होता है कि नहीं, योग बटा एन ऐसे रहता है ना, एवरेज बराबर योग बटा एन। मतलब जितनी संख्या उन सबको क्या करना है, जोड़ देना है, और जितनी संख्या को जोड़े हैं उतना से ही भाग लगेगा। यही बात ना। अब सुनिए जरा, अगर मान लो कि इस क्लास के सभी विद्यार्थी का औसत आयु निकालना है, तो सबसे पहले मुझे यह पता करना होगा कि इस पूरे क्लास में विद्यार्थी है कितना, यानी वेन का मान हो गया, संख्या हो गया कि कितनी संख्याएं हैं, और यह पता करना होगा कि किसका उम्र कितना, किसका उम्र कितना, किसका उम्र कितना। सभी के उम्र को जोड़ के और जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे, तो इस क्लास के सभी विद्यार्थी का औसत आयु पता चल जाएगा। पक्का ना। अगर मान लीजिए 300 स्टूडेंट है तो कितना से भाग लगेगा। अब इसमें कोई 20 साल के, कोई 22 साल का, कोई 19 साल का, कोई 23 साल का, कोई 25 साल का, सबको काउंट करेंगे, जितना संख्या उतना से भाग। अगर एवरेज वेट रहेगा, औसत वजन रहेगा, तो सबका वजन तौलेंगे नहीं, तराजू पर चढ़ा के सबको, तराजू कांटा पे और चढ़ा के तौलेंगे कि ये हुआ 45 केजी का, चल उतर, अगला 55, अगला 48, और सब काउंट करेंगे पूरे क्लास के, और टोटल वजन कर लेंगे, और जितनी संख्या उतना से भाग दे देंगे, औसत वजन हो जाएगा। यही बात है ना। अब सुनिए, अब जानते हैं 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर है कि नहीं। अगर मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया 99 और कहा कि इसका एवरेज क्या हुआ, तो सुनिए, ये ऐसा संख्या है, ये ऐसा सीरीज है जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, ये गिनती की संख्या है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, गिनती की संख्या है, ये नेचुरल नंबर है। इसका एवरेज, तो कभी भी किसी भी सीरीज का, किसी भी श्रेणी का अगर औसत निकालना है, तो आपको करना है कि देखना है क्या उसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है क्या। जैसे बताइए 1 2 में कितना का डिफरेंस है, अब 2 आ 3 में, 3 आ 4 में, ऐसे ही गया होगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो कभी भी ऐसा कोई सीरीज मिले इसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो, उस श्रेणी का एवरेज होता है, सुन लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। फर्स्ट में कितना है और लास्ट में कितना है, इसको जोड़ दो, 99 या 1, 100 को 2 से भाग, एवरेज 50 हुआ। तो अब ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में मिलेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 मने मने होने चाहिए, मने मन, मतलब समझ रहे मन में। तो 1 और 99 कितना हुआ, 100 को 2 से भाग। अब मान लीजिए कि आपको मैंने दे दिया सिंपल, देखो 1 2 3 4, अब ये चल गया मान लो 200 तक, इसका एवरेज बता सकते हैं आप लोग, पक्का बताइए, माने मन बताइए। एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, क्यों, क्योंकि ये ऐसा श्रेणी है जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, लेकिन प्रत्येक पद में अंतर समान रहना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट जोड़िए, 200 और 1 जोड़ देंगे 201, 201 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 100.5, पक्का ना। इसका एवरेज हो जाएगा 100.5। और सुनिए, अगर मान लीजिए कि प्रश्न ऐसा हो 2 4 6 8 10 डॉट 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 मैंने लिख दिया 100, इसका एवरेज निकालना है। देखिए तो ये ऐसा श्रेणी है जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो, है कि नहीं है। देखिए ना, इन दोनों में अंतर कितना का, इन दोनों में, यानी ये 2 के अंतर पर जा रहा है, तो अंतर समान है ना है। इसमें भी लगेगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। अब बोलिए 2 और 100 जोड़ दीजिए, 2 प्लस 100 जोड़ दीजिएगा 2 से भाग, 102 को 2 से भाग तो सीधा 51 होगा कि नहीं। अब सुनिए, अगर मैं ये कह दूं कि 1 3 5 7 डॉट 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 चलो 79, इसका एवरेज, क्या ये ऐसा श्रेणी है जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है, पक्का। इस श्रेणी का भी एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। 1 और 79 जोड़िए, 80 को 2 से भाग, एवरेज कितना हुआ
एवरेज 40 हुआ, कोई दिक्कत है क्या? सुनिए ना, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया मैंने कि 3, 6, 9, 12, है समझ में, डॉट 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 81, इसका एवरेज निकालना है। सुनिए, ये ऐसा श्रेणी है क्या प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान? पक्का? क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा, पक्का ना? तब बोलिए एवरेज क्या हो जाना चाहिए? 381 जोड़ोगे 2 से भाग, 84/2 कितना होता है? 42। पक्का ना? कोई दिक्कत है? तो इसमें क्या सिस्टम हो गया? देखिए, आपने एक बात केवल सीखा कि ऐसा कोई भी सीरीज होगा जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो, उस श्रेणी का औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा। पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सीधा कह देगा आपसे कि 22 से शुरू कर देगा, 22 से 60 तक के, 60 तक के सभी सम संख्या का औसत, सभी सम संख्या का औसत यानी एवरेज पूछ देगा। तो एवरेज का मतलब जानते हैं ना कि जितनी संख्या सबको जोड़कर उतना से भाग, वही औसत होता है, वही बेसिक चीज है। और सुन लीजिए, 22 से लेकर कहां तक? सम संख्या ना। तो सुनिए, आप 22 से चलिएगा तब 22 के बाद सम संख्या 24 मिलेगा, 24 के बाद ऐसे ही दो के अंतर पर मिलते जाएगा, आपको 60 तक जाना है। इसका एवरेज निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। क्यों? क्योंकि ये ऐसा श्रेणी है जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है, 2 का अंतर है, इस पर भी ये लागू होगा। तो बताइए, जोड़ दीजिए, 60 22 कितना? 82, 82 को 2 से भाग कितना? पक्का ना? दोनों दिक्कत। अब आपको एक की बात ही याद रखना था कि कोई भी ऐसा सीरीज मिल जाए जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो, उस समूह के उस सीरीज के औसत जो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 होगा। पक्का? अब देखिए, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको भटकाएगा, आपको कह देगा कि सुनिए 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 सुनिए, कह देगा कि 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा? आपसे कहेगा औसत क्या होगा, नहीं, आपसे क्या पूछा गया? 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत बताइए, तो कितना होगा बताइए? 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत। पक्का? 100 तक विषम संख्या, तो एक के ना शुरू होता है, 1 3 5, यही जाएगा कहां तक? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 करेंगे, यही ना हो जाएगा। पक्का? अब आपसे ये कह दे कि 40 से 301 तक के सभी विषम संख्या का औसत बताइए, विषम संख्या का औसत बता सकते हैं? 40 से 301 तक के सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा? 40 से 301 तक के विषम संख्या जाइएगा तो 40 तो विषम नहीं ना है जी, 40 क्या है? सम संख्या है। तो 40 से 301 तक के विषम का है, 40 छोड़ेंगे हम, 41 होगा पहला, अंतिम वाला तो 301 होगा ही, इसको जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो 342 हुआ क्या? 2 से भाग 17, 1 के 2 के आधा 1, 171। कोई दिक्कत है? पक्का ना? अच्छा, एगो बात बताइए, अब मान लीजिए, सुनिए, 1 है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका औसत अगर मैं पूछूं तो बता देंगे आप? कितना? क्या किए? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 किए। लेकिन अब सुनिए, कोई भी ऐसा सीरीज रहेगा जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो, उस सीरीज का मिडिल टर्म एवरेज हो जाएगा। मिडिल टर्म माने 2 इधर से छाटा 2 इधर से, कौन बीच में? हुआ कि नहीं?
एवरेज कौन हुआ? एवरेज ऐसे भी होता, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, 6/2 3 होता कि नहीं? और सुनिए ना, एवरेज तो ऐसे भी होता कि सभी को जोड़कर जितनी संख्या उतना से भाग, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टा 5, सब जोड़ के हो गया 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 को 5 से भाग तो एवरेज 3 हुआ कि नहीं? यहां मैंने क्या किया कि ऐसा श्रेणी था जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान था, तो मिडिल टर्म भी एवरेज कहलाएगा। यह नियम ऐसा था कि इस सीरीज का तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 भी एवरेज होगा, यानी 5 और 1 6 हुआ ना, 6/2 कितना हुआ? अब देखिए, ये तो एकदम बेसिक अप्रोच है, ये बेसिक रूल है, ये सब का बाप है ना? तो इस पर तो सब होगा, इस पर सब होगा, इसमें सब को जोड़ के जितना संख्या उतना से भाग, तो औसत हो गया 3। अब ये चीज मैंने नया क्यों बताया? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि आपसे क्या कहेगा एग्जाम में, जानते हैं? एक बात तो पहले जान लीजिए कि प्राकृत संख्या जब भी होगा तो उसका अंतर समान होगा। प्राकृत संख्या रहेगा नेचुरल नंबर तो 1 1 का अंतर, लगातार सम संख्या रहेगा तो 2 2 का अंतर, और लगातार विषम रहेगा तो पक्का ना? तो कहेगा आपसे एग्जाम में कि 5 क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या, कुछ भी बोल सकता है, 5 क्रमागत विषम संख्या A B C D E का औसत क्या होगा? इसका क्या पूछ देगा? औसत क्या होगा? पक्का बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? एवरेज क्या होगा? क्यों? बीच में है, अब ऑप्शन में नहीं देले रहेगा एग्जाम में। एवरेज तो आपने सी निकाला, लेकिन ऑप्शन में है ये नहीं है, मिलेगा ही नहीं। तो आप जानते हैं कि ऐसा भी होगा इसका एवरेज, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। क्रमागत विषम होगा तो प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान ना होगा, पता ना? क्रमागत विषम पर क्रमागत सम चाहे क्रमागत प्राकृत संख्या होगा तो उसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान होगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। या इसका एवरेज ऐसे भी रहेगा, A + B + C + D + E, अब बट्टा में कितना? 5। ये तीनों इसका सही आंसर है। ऑप्शन में देख लेंगे तीनों में से कौन दिया वही आंसर होगा। अब कहिएगा कि दोनों रहेगा, तो दूगो रहेगा तो कोई ऑप्शन में लिख कर देगा कि A और B दोनों, बात है समझ में? और नहीं तो एक को कुछ देगा, और इसमें से तीनों सही आंसर है इसका। और ऑप्शन कैसे गलत देगा से सुन लीजिए, आपको ऐसे देगा, ऑप्शन गलत कर करके देगा, लिख देगा 5 × A + B + C + D + E, ऐसे लिख देगा कि भाई ये है। तो ऐसा नहीं ना होता है, इसमें जोड़ा 5 गो तो 5 से भाग होना चाहिए तभी औसत होगा। ऐसे ऑप्शन को क्या कहेंगे? गलत है। आपको ऑप्शन दे देगा ऐसे, आपको कह देगा कि A + C जोड़ दिया, आप बट्टा कह देगा 2, ये भी गड़बड़ा दिया। इसी तरह से गलत गलत कुछ ऑप्शन बना देगा और सही एगो ऑप्शन रहेगा। समझ गए? अब देखिए, ये बात तो आप सीखे, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर 20 है, 21 है, 22 है, इसका औसत कौन होगा? बोलिए। 21 होगा। क्यों? बीच में है 22। अब मान लो अब 23 ले लिया, अब कितना ले लिया? अब बीच में कौन? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कर दीजिएगा, नहीं करिएगा? होगा कि नहीं? नहीं तो सुनिए, बीच में यहां से यहां का बीच यहां ही ना होगा। 21 से ज्यादा 22 से कम कौन होगा? 21.5 21.5 आंसर आओ समझ में। अब मान लीजिए लिख दिया मैंने 67, 68, 69, चलो आगे लिखा 69 के बाद लिखा 70, 71, 72, है ना? इसका औसत क्या होगा? तो यहां 3 छाटा, 3 इधर से छाटा, क्रमागत है, तो बीच में 69 से ज्यादा 70 से कम, यानी 69.5 हो जाएगा ना?
पक्का यही होगा इसका औसत, या आप फर्स्ट और लास्ट जोड़ के दूसरे भाग लगाइए तो यही आएगा ना। चलिए बहुत अच्छा। अब सुनिएगा एगो बात, अब आपसे क्या कह देगा, कह देगा कि 10, कह देगा कि 15 क्रमागत विषम संख्या का औसत कुछ दे देगा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि 15 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज कह दिया 40 है, तो कहेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत बताइए। आपसे कहेगा तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का एवरेज यानी औसत क्या होगा। प्रश्न को समझ गए। 15 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज कितना है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, वही होगा जो दिया है वही होगा। और आपसे ऐसा कह देता कि बीच की संख्या क्या होगा, 40 होगा। नहीं समझे क्यों, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। ये क्रमागत विषम है, 15 क्रमागत विषम बोला, 15 को नहीं लेके हम समझते हैं, मान लो क्रमागत 1, 3, 5, 7, 9, 5 को पर समझते हैं। अगर इसका जो औसत होगा कौन होगा, 5 होगा ना, पक्का। तो बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत निकालिए तो 5 ना हुआ। और अगर बीच की संख्या कह दे तो जो औसत है उसी के बराबर बीच की संख्या भी होगा, और जो औसत है उसी के बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 भी होगा। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे, वही तो औसत होगा। इन दोनों का औसत के बराबर ही पूरे समूह का औसत होगा कि नहीं। तो ऐसे सवाल जब आपके पास आएगा एग्जाम में, तो आप इसको बनाएंगे नहीं, सीधे जवाब देंगे। क्या पेन उठाएंगे इसके लिए, क्या करेंगे। 15 क्रमागत विषम संख्या का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का औसत पूछा है, इसका मतलब वही बात है, हम तो जानबे करते हैं नहीं 40 होगा। अगर कहता सबसे बीच की संख्या बताइए तो तब भी 40 होता, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लीजिए कह दिया कि ए बी सी डी ई का, अब कह देगा क्रमागत, ये 5 को है ना, 5 क्रमागत विषम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 67 है, तो बड़ी संख्या क्या है। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत, ए बी सी डी ई 5 क्रमागत है ना, 5 क्रमागत विषम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 67 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, बोलिए। सोचिए कि ए बी सी डी ई इसका औसत कितना कहा गया है, 67 कहा गया है औसत। तो सोचेंगे इसमें औसत कौन होगा, सी होगा पक्का। यानी सी का मान दिया हुआ है वो 67, ई भी औसत दोनों औसत इसीलिए आपस में बराबर, औसत के बराबर। तो सी का मान कितना हो गया। अब ये क्रमागत विषम है, तो क्रमागत विषम संख्या दू करके आगे बढ़ेगा, और क्रमागत विषम संख्या पीछे हटेगा तो दू करके पीछे हटेगा, दो घटेगा ना। तो सुनिए, अब यहां पर आपका 67 है, तो 2 बढ़ा दीजिए, 69, 2 बढ़ा दीजिए, 71। ये हो गया आपको सबसे बड़ी संख्या। अगर पीछे कहता ए का मान तो इससे 2 घटाते यहां होता 65, यहां क्या होता पक्का। और फिर कह देता कि बताइए इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत, तब तो वही आता जो है दिया हुआ, नहीं आता। चलिए बहुत अच्छा। एक बात बताइए,
अब मान लीजिए कि ए बी सी डी, ठीक है, और इसका औसत कुछ दिया जाए, और ये ए बी सी डी जो है क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या का औसत यानी एवरेज मैं लिख देता हूं, चलो 31, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? ए बी सी डी चार गो है, क्रमागत सम संख्या का एवरेज 31, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, अब कुछ लोग के तो दिमाग में आ रहा होगा कि क्रमागत सम संख्या का है तो 31 का है लिए है, 31 थोड़े ना सम संख्या है। मन में आ रहा है बात? सुनिए, कभी भी जोड़ा में सम संख्या है ना तो उसका औसत बीसा में आएगा। जैसे देखिए 2 और 4, जोड़ा में 2 हो गया ना, जोड़ा ना है, ये पेयर है ना, इसको 2 से भाग लगाइएगा औसत निकालने के लिए, 4 आ 2 6, 6 को 2 से भाग कितना आया? तो बताइए 2 गो सम संख्या का औसत एक विषम संख्या आया कि नहीं आया? पक्का? 2 सम संख्या का औसत क्या आया? कोई भी ले लीजिए, 8 और 12 ले लीजिए, 12 8 20, लेकिन देखिए 12 8 20, 20 को 2 से भाग तो कितना? ये 10 आया। लेकिन कोई क्रमागत लीजिए, ये अलग से है, 12 8 क्रमागत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ले लिया 6 और 8, ये 2 क्रमागत है ना, इस सवाल में क्रमागत कहा गया है, तो 6 और 8 2 से भाग लगाया, ये हुआ 14, 14 को 2 से भाग तो कितना आया? यानी कि 2 क्रमागत सम संख्या अगर है, 2 क्रमागत सम संख्या है या 4 क्रमागत संख्या भी होगा तो उसका औसत विषम संख्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8, ये 4 गो क्रमागत लिए ना, इसको 4 से भाग लगाएंगे, 8 6 14, 4 18, 2 20, 20 को 4 से भाग तो कितना आया? पक्का? यानी आपने ये देखा कि जब भी क्रमागत सम संख्या होगा पेयर में, जोड़ा में, तो उसका जो औसत आएगा एक विषम संख्या प्राप्त होगा। अगर आपसे कह देगा कि बताइए 35 से बड़ी 4 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या प्राप्त होगा, और लिख देगा सम संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा, सम विषम दोनों प्राप्त होगा, ऐसा पूछ देगा, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप चेक करेंगे, 35 से बड़ा 4 गो सम संख्या लेके चेक करेंगे? चेक नहीं करना है। जब क्रमागत यानी लगातार जोड़ा में सम संख्या हो, उसका औसत हमेशा विषम में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब आ जाइए इसमें समझिए, ए बी सी डी ई क्रमागत सम संख्या का औसत 31 है, तो 31 कहां बैठल होगा? बीच में। तो बीच में होगा 31, लेकिन ये तो हमारा सम संख्या है ना, तो आगे बढ़ेंगे तो 31 के बाद देखिए 2 मत जोड़िए, 31 में 2 जोड़िएगा गड़बड़ा जाएगा, 33 आ जाएगा फिर दिशा में। 31 के आगे का सम संख्या कौन? 32। 31 से पीछे का सम संख्या कौन? 30। 30 से पीछे, 32 के आगे सबसे बड़ी कहाँ है? सबसे छोटी कहता? पक्का? दिक्कत है? वाह, हाँ सर, बता रहा हूं, इत्मीनान से रुकिए। देखो ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, 7 गो है, 8 गो रहेगा मान लो, ऐसा जब देगा तो 6 गो 8 गो 4 गो 5 गो कहेगा, अन्ना तो सीधे कहेगा 35 से लेकर 1500 तक के सभी संख्या का औसत बताइए। बता दीजिएगा 35 और 1500 जोड़ के 2 से भाग, समझे कि नहीं? लेकिन 6 गो 8 गो 10 गो 5 गो 3 गो ऐसे बोला जाएगा, तो 7 गो है बी सी डी ई एफ जी, 7 गो ना है। अगर मान लीजिए ये क्रमागत विषम है और इसका औसत मान लीजिए कि 39 है, तो आप जानते हैं 3 इधर से छठे 3 इधर से छठे, औसत कौन हो जाएगा ना? का मान। अब मान लीजिए 7 गो ना होके ये 8 गो है, 8 गो है, और इसका औसत कहा जाए कौन? पेन वाला ऑप्शन कहां है? पेन में ये है, ये पेन है। सुनिए
तो अब अगर यहां 8 को लिख दिया मैंने, अब इसका औसत कुछ बोल दिया मैंने कि 71, ये क्रमागत सम संख्या है। क्या है? क्रमागत सम है। पकड़ लीजिएगा, क्रमागत सम है। तो बताइए 71 कहां होगा? 4 गो इधर से छटेगा, 4 गो इधर से, बीच में ना, यानी 71। तो 71 के आगे सम संख्या 72, 71 से पीछे है, समझ में। अब ऐसी स्थिति में आपसे क्या कह देगा कि तीसरी और पचमी या छठी संख्या का अंतर बताइए। इससे सवाल बोल के आपसे कह देगा कि तीसरी और पांचवी संख्या का अंतर बताइए, या दूसरी कहेगा सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का औसत, या दूसरी सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या। ये सबसे छोटी है, ये दूसरी सबसे छोटी है, और दूसरी सबसे बड़ी यहां है। इसका कह देगा कि जरा अंतर बताइए, चाहे योग बताइए, उसका गुणनफल बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। बात है समझ में। अब एक मेन बात सीखना जरूरी है आप लोग को। अब मान लीजिए ये तो सब क्रमागत था सर, तो इसे तो बना देंगे, लेकिन क्रमागत नहीं रहेगा। मान लीजिए सर 20 है, 35 है, 30 है, 15 है ना, 27 है, चलो 50 है। सर इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? कैसे बनाइएगा इसको? कैसे बनाएंगे? एक रूल सबको पता होना चाहिए, एवरेज बराबर होता है योग बटा एन। योग बटा सबको जोड़ देंगे, भाग लगा देंगे। तो बोलिए 20, 35, 30, 15, 27, 50 है ना। सबको जोड़ा कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 को संख्या है। 6 से भाग लगा देंगे। अब भाग लगाइएगा तो सुनिए, अब सबको जोड़िएगा। 0 और 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 के 7 हासिल 1, 5 और 2 7, 1 8, 3 11, 11 3 14, 14 2 16, हासिल वाला 1 17 बटा 6, यही ना। अब 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 6 दूना 12, शेष 5, 5 पर 7 57, 6 नमा 54, शेष बच गया हमारा कितना? 1 नहीं 2, 6 नमा 54, शेष 3, 3 पर 0 30, तो 6 बचे 30 है ना, 29.5। इसको हम ऐसे बना सकते थे। देखो कै गो संख्या है? 6 गो संख्या है। ये क्रमागत सम क्रमागत विषम नहीं है, लगातार नहीं ना है। क्रमागत वाला में कोनो दिक्कत होगा? हाँ, इसे पूछ लेगा, बात चलेगा। इसमें आप ऐसा करो कि देखो 20 35 30 15 27 30, कोई एक संख्या अपना मन से, इसमें से नहीं, अपना मन से एवरेज मान लो। एवरेज जो होता है बड़ा संख्या छोटा संख्या के मिलाकर बीच में आता है, कहीं ना कहीं आता है कि नहीं आता है। औसत हमेशा बीच की चीजें होती हैं। तो कोई मन में सोच लेंगे कि औसत मान लेते हैं 30, अपना मन से माने हैं 30, ये है नहीं, हमने माना है इसको। हमने मान लिया कि एवरेज कितना 30 मान लिया कि देखते हैं 30 होना चाहिए एवरेज। तो एवरेज जो आपने माना उससे ही कम है कि ज्यादा? कितना कम? पक्का? ये कितना ज्यादा? ये कितना? 0 कम 0 ज्यादा। ये कितना? 15 कम है, ये 15 कम है, ये बताइए। -3, ये कितना ज्यादा? 30 ज्यादा। अब एक काम करिए, आप यहां देखिए, ये माइनस ना है, ये माइनस वाला है। चलो -15 है। अब सबका अंतर देख लीजिए, देखिए 15 और 10 कितना होता है? 15 और 10 हो गया कितना? 25, 25 और 3 28, और 20 और 5 25 को एक जगह कर दीजिए, तो 28 और 25 में से अंतर आया -3 का, आया कि नहीं? माइनस वाला मैंने एक साथ जोड़ दिया, ये हो गया 28 और ये हो गया 25, तो -3। यानी मेरे सोच से, हमने जो सोचा था 30, उससे 3 कम आ रहा है। तो योग में नहीं कमी हुआ है 3 का,
ये 3 के कमी जो हो रहा है सब संख्या पर बांटेंगे तो एवरेज में कितना कमी आएगा? संख्या कै गो है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे देंगे। 3 दूना 6 यानी 0.5 हो गया, यानी 30 में से कम जाएगा 0.5, यानी 29.5 आपका एवरेज हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? अब चलिए रुकिए, समझ गए हैं तो बड़ा अच्छा बात है। अगर आपसे पूछ दिया जाए 603, कह देगा 594, 607, 693, चलो 593, 1 2 3 4 और लिख देता हूं मैं 601। अब इसका एवरेज ऐसे डाटा दिए जाएंगे आपको एग्जाम में, बस ऐसे दिए जाएंगे। ये क्रमागत सम क्रमागत विषम नहीं है, लेकिन आपको समय बर्बाद कराएगा। हर बच्चा को पता है कि जितना संख्या उतना को जोड़ के जितना है उससे भाग लगा देंगे। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, जोड़ के कितना से भाग, लेकिन जोड़ने में समय लग जाएगा, भाग देने में समय लग जाएगा। दिमाग लगाएंगे किस संख्या के आसपास है ये, 600 के आसपास है कि नहीं, तो अपना मन से मान लिया एवरेज कितना। अब इससे कंपेयर कर देंगे, 3 ज्यादा, ये 6 कम, यही ना, ये 7 ज्यादा, ये 7 कम ना, और ये कितना, ये 7 ज्यादा 7 कम, बात खत्म। अब 3 और 1 4, 4 में से -6 हुआ, -2, यानी मेरे सोच से -2 आएगा। यानी इसको अब एवरेज में बांट देंगे, तो एवरेज में बांटेंगे तो कितने संख्या है, 5 संख्या है, कोई दिक्कत। और 5 से भाग देना, 10 से भाग देना, 20 से भाग देना, इससे तो बड़ा आसान होता है, नहीं होता है। 5 दूना 10 यानी 2 दूना 4, कहने का मतलब यह है कि 0.4 ना पक्का, यानी 600 में से घट जाएगा 0.4, तो 599.6 आपका एवरेज हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ गए हैं? हाँ। अब चलिए, अगर मैं एक सवाल लिखता हूं, आप लोग बताएंगे मुझे। 59 है, 67 है, 63 है, 57 है, 55 है, 3 2 5, बताइए इसका औसत जल्दी से बताइए आप लोग। निकालें एक बार। सात पॉइंट दो, पक्का। हमने देख लिया किस संख्या के आसपास है, अपना मन से 60 लिखा। ये -1 है, +7 है, +3 है, -3 है, -5 है। ये हमारा जो है 55 था, तो -5 है, यही ना। अब क्या किया, -3 +3 खत्म कर दिया। अब देखो 5 और 1, 6 में से 7 घट गया हमारा, यानी प्लस में 1 ना, प्लस में 1, तो एवरेज में जब इसको बांटेंगे तो 5 संख्या है, 2 से इधर गुना, 2 से इधर गुना, यानी 0.2 आ जाता है, यही ना। यानी 60 + 0.2, इसका मतलब है 60.2 हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आज मैं ज्यादा कुछ एक दिन में क्या पढ़ाऊं आपको, एक चीज आपको ध्यान रखना है। जो चीजें मैंने आज बताया, जैसे एवरेज निकालने का, कि कोई ऐसा श्रेणी होगा तो उसका एवरेज अगर प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 सब पर लगेगा, चाहे वो क्रमागत प्राकृत संख्या हो, क्रमागत सम संख्या हो, क्रमागत विषम संख्या हो, या कहीं से हो। अब आप एगो छोटा सा बात जान लीजिए, जो एग्जाम में आपसे क्या पूछ देगा, कह देगा 11 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा।
प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा? प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा? बताइए। 11 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा? बनाइए जरा जल्दी से बताइए आप लोग। 11 के प्रथम 12 गुणज, गुणज समझते हैं? गुणज, गुणज गुणक जो 12 के गुना में हो। 11 के प्रथम 12 गुणज का औसत कौन लोग बनाए हैं? बुलाएंगे हम यहां, हाथ खड़ा कीजिए। बनाए हैं? बताइए लास्ट का गुणज कौन है इसका? गुड, वेरी गुड, सही बनाया है लड़का। सुनिएगा अब समझिए, 12 के प्रथम 11 के प्रथम 12 गुणज, 11 के पहाड़ा आता है कि नहीं? 11 के 11, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, यही ना होता है? यह तीसरा गुणज है। अब देखिए ऐसे ही जाइएगा, 11 के 12वां गुणज, 11 गुना 12 132, कैसे? 132। सुनिए, आपको अगर 12 में गुना करना है 11 से, है ना, तो एक बार हटा के इसको लिखिए, एक बार सटा के लिखिए, यानी एक बार हटा के एक बार 132 हो गया। लीजिए अब जैसे 12 गुना 44 है, 4 4 को हटा के 4 4 को सटा के न हो गया। तो सुनिए अब इसका औसत देखिए, 11 का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं? और आप पढ़ रखे हैं शुरू से, जब से क्लास स्टार्ट हुआ है, कि कोई ऐसा श्रेणी जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो, उस श्रेणी का औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा कर लीजिए। फर्स्ट वाला 11, लास्ट वाला 132 को 2 से भाग। अब 132 से 11 जोड़िएगा, 32 से 11 कितना? 143। 14 के आधा 7, 3 के आधा 1.5 होता है, 1.5 होता है। नहीं समझे? अब ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। आपसे कहा 11 के प्रथम 12 गुणज ना, 11 की पहला गुणज हुआ, और 12 गुणज का है तो 12वां देखेंगे कौन था। 11 गुना 12 सीधा करेंगे, 11 गुना 12, 11 से 12 गुना करना है, बस 2 1 3 बीच में आ गया। अब जोड़ के 2 से भाग लगेगा, 143 हुआ, 2 से भाग, सुनिए 2 से भाग देना सीखिए। 14 के आधा कितना? 3 के आधा 1.5, बस। नहीं समझे? अब मान लीजिए आपको 245 भाग लगाना है 2 से, 24 के आधा 12, 5 के आधा 2.5, हुआ कि नहीं? तो ऐसे लिखना है। अब बताइए अगर मैं पूछ दूं कि 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा, इसे बोलेगा एग्जाम में। 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत, तो पहला 7, 9 63, 963, 2 से भाग दे देंगे क्योंकि दूगो को जोड़े हैं। ये हुआ 70 को 2 से भाग कितना? बताइए, पक्का? अब कह देगा आपसे, बताइए सुनिए, 23 के प्रथम 9 गुणज का औसत, 23 के प्रथम 9 गुणज का औसत, विद्यार्थी जाएगा छिया जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन आप बना दीजिएगा। 23 के प्रथम 9 गुणज 23, 23 नामा 207, 2 से भाग लगा दीजिएगा, कितना हो गया? 230, और 230 को भाग कितना? यही ना? पक्का? बताइए। अब कभी भी बोल देगा कि 11, 12, 13, 14, इसके 10 गुणज का औसत बताइए, इसके 15 गुणज का औसत बताइए। पूछता तो ऐसे ही है, पूछेगा 8 के प्रथम 7 गुणज का औसत, 8 के प्रथम 15 गुणज का औसत, नहीं बता दीजिएगा। अब आपने एक ही चीज सीखा था शुरू में, क्या सीखा था जानते हैं?
कि कोई ऐसा श्रेणी जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो, उस श्रेणी का औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। उसी पर आधारित आपने देखा धीरे धीरे मैंने कड़ी को कड़ी में जोड़ते गया और आपके सारे सवाल। कोई हार्ड लगा क्या? आज कुछ हार्ड लगा? अब आपका काम है पढ़ने का कैसे। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर क्लास में अभी नहीं है, तो बैठे बैठे सब चीज सोचिए मन में। अच्छा, क्रमागत सम संख्या जो होता है दो दो करके जाता है, वो कहीं से अगर एग्जाम में हमको दे देगा 42 से पूछ लेगा और कह देगा कि 84 तक के सम संख्या का औसत बताइए, तो 42 84 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। क्रमागत सम संख्या होता है, क्रमागत विषम होता है, क्रमागत प्राकृत संख्या होता है, या किसी संख्या के पहाड़ा की संख्या होता है, उसमें प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान होता है। उस सब पर एक ही फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। कोई दिक्कत? पक्का? अब अच्छा, एगो बात मुझे बताइएगा आप लोग, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 201 से लेकर 305 तक कितनी संख्या है, बता पाएंगे? बहुत हार्ड है आपके लिए, कुछ नहीं है। सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं 100 से लेकर 200 तक कितनी संख्या है, 100 से 200 तक कितनी संख्या है? पक्का? कितना? 99 ना? इसका डिफरेंस करिए पहले, कितना हुआ? 100। एक जोड़िए, 101 संख्या होगा, 99 वो बोलते हैं। 101 संख्या होगा 100 से लेकर 200 तक। 100 से लेकर कहां तक? कितनी संख्या? अब एगो बात बता देते हैं ताकि आपको पूरा जीवन याद रहे। मतलब आप सोए हुए रहेंगे, कोई पूछ देगा आपसे सपना में, तो बता दीजिएगा, कहां से कहां तक पूछ लेगा तो बता दीजिएगा। पहली बात सोचो, कभी कहेगा दो संख्या के बीच कितनी संख्या, और कभी कहेगा तक कितनी संख्या। ये बीच और तक दो तरह की भाषा होगा। बीच और, जैसे पूछ देगा कि 50 से लेकर 65 तक कितनी संख्या, या 50 से 65 के बीच कितनी संख्या, ये दोनों दो बात है। तो जब भी बीच रहेगा तब -1 करना है। -1 किस में से करना है ये समझिए, डिफरेंस में से। यानी बीच कहेगा ना तो D-1, और तक कहेगा ना तो D+1 संख्या होगा। सुनिए, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि जरा बताइए 200 से 500 तक कितनी संख्या है, 200 से 500 तक कितनी संख्या, तो निकालिए सीधा डिफरेंस। 500 में 200 घटाइए 300, हुआ ना? अब तक है तो जोड़ लीजिए, 300 + 1 301 संख्या होगा। और यही रहता 200 से 500 के बीच, 200 से 500 के बीच कितनी संख्या, डिफरेंस निकालते कितना का? 300 का। अब बीच कहा है तो एक कम कर देते, 299। सुनिए, इसमें दूर का अंतर होना चाहिए। तक का मतलब होता है बाउंड्री वाला लेकर, अब बीच का मतलब होता है बाउंड्री वाला। मैं कहूं कि आज तो हम डेयरी मिल्क बांटेंगे, लेकिन इस लड़की से लेकर उस लड़की तक, तो दोनों को मिलेगा कि नहीं? साइड वाला को कहेंगे इन दोनों के बीच। अभी लोग उदास हो रही है, इन दोनों के बीच, यानी साइड वाले को छोड़ के मिलेगा ना। अगर साइड वाला को इंक्लूड करेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, तो इसीलिए यहां हो गया 301, यहाँ कितना हो गया? 299। अब सुनिए, अगर मैं आपसे पूछ दूं सीधा कि 145 से 199 तक कितनी संख्या है, जल्दी से बताइए कितनी संख्या है, बताइए तो कितनी संख्या है, निकालिए। तक है, पहले घटाइएगा, 100 100 तक घटिए गया, बात खत्म। 99, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 4 गया 5, 54 ना। अब तक बोले हैं तो एक जोड़ के, यही बात ना। सोचेंगे तक का मतलब है कि ये वो बढ़ जाएगा, मतलब +1 कर देना है। अब बीच का मतलब छोड़ के, यानी -1। याद रखने के लिए नहीं सोच सकते, बीच का मतलब जो कुछ कम, और तक का मतलब बाउंड्री वाला भी लेके, तो तक वाला में +1, बीच वाला में पक्का।
अब मैं अगर पूछूं कि 300 से लेकर 700 तक कितनी संख्या है? 300 से 700 तक, 300 से 700 तक 401 पक्का। और 300 से 700 के बीच कितनी संख्या है? बोलिए पक्का। क्या बात है। अब देखो कभी कभी क्या हो जाएगा, कभी कभी क्या हो जाएगा, आपसे पूछ देगा कि 100 तक कितनी सम संख्या है। ये सब बेसिक चीज है, ये आपको गणित में आना चाहिए। 100 तक कितनी संख्या, तो 100 एगो। लेकिन अगर कह दे कि 100 तक सम संख्या कितना है, कै गो? 50 गो होगा। और विषम संख्या, सुनिए आप एक काम कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट नंबर कौन होगा? 100 तक का मतलब 1 से 100 तक नंबर कौन होगा? सम संख्या। लास्ट नंबर पक्का। डिफरेंस कितना का होता है? अब भी सम संख्या होगा तो 2-2 का डिफरेंस होगा। जैसे 100 तक में 2, 4, 6, 8 ऐसी जाएगा ना, पक्का ना। और ये जाएगा कहां तक? 100 तक। तो बताइए पहला संख्या पता, अंतिम संख्या पता, डिफरेंस कितना का, और एन निकालना है कि कितने नंबर है। तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1, ये समांतर श्रेणी है। लास्ट में से फर्स्ट घटाइए, 100 में से 2 घटाइए, 100 में से 2 घटाइए 98 98, डिफरेंस से भाग देकर 1 जोड़ दीजिए। 2 से काटिएगा कितना बार में? 2 से काटिए 48 है ना, वो 98 है। 98 तो 49 1, 50 गो सम संख्या होगा, उसी तरह 50 गो विषम संख्या भी होगा। जैसे एक बात हम इसमें यह बताना चाहते हैं कि अगर आपसे यह कह देगा कि 200 से 500 के बीच, 500 के बीच कितनी संख्या हुई, तो आराम से बता दीजिएगा। डिफरेंस निकालिएगा और बीच है तो 1 कम करिएगा। 500 में से 200 घटा 300, 1 घटाए 299, इसके बीच संख्या होंगे। लेकिन 200 से 500 के बीच सम एवं विषम संख्या क्रमशः क्या होगा? क्या होगी? सम और विषम अलग बताना है। तो अब आपको इसमें क्या करना होता है कि आपको देखना होगा पहला संख्या, अंतिम संख्या, डिफरेंस। सम चाहे विषम, ये का डिफरेंस रहता है। अब बताइए 200 से 500 के बीच, बीच है ना, तो सबसे फर्स्ट नंबर सम कौन मिलेगा? अगर सम संख्या पहले निकालते हैं तो 200 से 500 के बीच है तो बाउंड्री छोड़ के ना 202, लास्ट वाला और डिफरेंस कितना का? बस एन निकालना है, निकाल दीजिए। लास्ट यानी 498 में से घटाइएगा 202, मने मने घटा दीजिएगा यहां ही। तो देखिए 400 में से 200 गया तो 298 में से 2 गया, 296 हुआ। क्या इसका डिफरेंस निकाला, 2 से भाग लगाया प्लस 1, 2 से काट दिया 196 के आधा कितना हो गया? 148, 148 है 149 गो सम संख्या। अगर विषम निकालना हो तब, विषम निकालना हो तब पहला संख्या कौन होगा? 201। लास्ट का संख्या कौन होगा? लास्ट का संख्या होगा 499 और डिफरेंस तो 2 का ही होगा। 400 में से 200 घट गया था 200, और 99 में से 1 घट गया 98, फिर डिफरेंस से भागा प्लस 1, 200 से इसको भाग दीजिएगा 149 और प्लस 1, 150 विषम संख्या। हमने दोनों सवाल बनाए इसमें। अगर सम संख्या कहता तो 149 और विषम संख्या कहता तो 150, क्योंकि बाउंड्री छोड़ के ना है। सम संख्या तो बाउंड्री पर था, लेकिन बीच कह दिया, यानी दोनों तरफ के बाउंड्री मेरा छूट गया है, इसलिए सम संख्या हमको कम मिला और विषम संख्या इसमें ज्यादा मिला। कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए आज की सेवा को हम यहीं पर रखते हैं। जब कभी दोबारा मौका मिलेगा आपसे मिलने का तो हम आएंगे, और आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है
कि आज कुछ चीजें तो आप जरूर सीखे होंगे अलग और आपको अच्छा लगा होगा। तो अब आपको करना क्या है, देखिए पढ़ने का कुछ टेक्निक होता है जिसे अपनाना है। मंथन कीजिए, चीजों को सोचिए, फालतू बात न सोच के जब आप क्लास में बैठे हैं तो इसी चीज को सोचना है कि ऐसा क्या होता है। कोई भी ऐसा श्रेणी रहेगा जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान। अंतर समान का मतलब कितना हो कि अंतर रह सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि 5, 10, 15, 20 ऐसे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। और कह दे इसका औसत कितना, तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? ये क्या है, 5 के टेबल में है ना, तो बता ही सकते हैं। तो मन में सोचना है वो ऐसे होता है। अच्छा, इस सीरीज में संख्या कितना है ये निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते कै गो संख्या है? क्या किया, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। इसके लिए वैसे नहीं करने की जरूरत है, इसको तो आप ऐसे भी कर सकते थे। 5 के पहाड़े में ना है, सोचिए 50 रहता है तब 5 है 50 10वां हुआ, आई कितना है? अरे 5 से एकरे भाग लगा दो, 30 वो है। ये कितना संख्या है? 30 गो संख्या है, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये 5 एक कम 5 है, 5 गुना 5 15। सोचिए ये तीसरा पद है, कैसे पता चलता है? यही छोटका से इसको भाग दे देते हैं तो नहीं निकलता है, तो ये सबसे छोटका से इसमें भाग दे देंगे तो कैमा संख्या ही पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा पक्का? तो इन चीजों को सोचना। आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने आज सिर्फ आपको बताया है कि अगर कोई भी चीज हो जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो तो उसमें कैसे होता है। और कई टाइप के सवाल आपने आज करा है जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे इसी के साथ अंतिम कि मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें, नहीं? एक गाना हो जाए, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।